जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आरपीएफ नई भर्ती 2024 आर 120 प्रश्न वाला पेपर। भारत जीके होने वाला है, इसमें रीजनिंग होने वाली है, मैथ्स होने वाली है। बिल्कुल 120 पूरे प्रश्न होने वाले हैं और इसमें बिल्कुल जीके के पूरे प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ पर आपको आकलन करना है और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रट लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यदि आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और यदि आपके अच्छे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो यदि आपको तैयारी करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, और तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। कि कहते हैं जमाने भर में मिलते हैं आशिक, कहीं वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता, नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं, तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 267 हो जाएगा, अनुच्छेद 263 हो जाएगा, अनुच्छेद 280 हो जाएगा, अनुच्छेद 266। आकस्मिक निधि क्या होता है? बिल्कुल, यानी कि सरकार को कोई यदि आकस्मिक खजाना मिलता है, कोई खजाना मिल गया या फिर कैसी भी एकदम अचानक से सरकार को बहुत सारे पैसे मिल गए तो उस निधि को क्या बोलेंगे? आकस्मिक निधि बोलेंगे। वो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर किस में आएगा? 267, अनुच्छेद 267 में आएगी। भी ए को लॉक कर देंगे। अनुच्छेद 263 में क्या आता है सर जी? इसमें आता है आपके बिल्कुल क्या आता है? केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय। केंद्र प्लस राज्य के बीच में समन्वय होता है, वो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 280 इसमें क्या आता है? वित्त आयोग का गठन। इसका वित्त आयोग का गठन जो होता है बिल्कुल उसका क्या होता है? 280 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 266 में क्या होता है? भारत की संचित निधि। संचित निधि क्या होती है सर जी? संचित निधि वो होती है जो बिल्कुल भारत सरकार के द्वारा इकट्ठी करके रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं? उत्तरी अमेरिका के, यूरोप के हैं, एशिया के हैं या अफ्रीका के हैं? यहाँ पर सभी को कमेंट में बताना है कि नाइजर और जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे तो बिल्कुल जिम्बाब्वे देखते ही आपको यहाँ अफ्रीका राइट कर देना है, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या देखना है। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसका नाम, इसकी राजधानी क्या है? बिल्कुल नियामी। नाइजर की राजधानी क्या हो जाएगी? नियामी हो जाएगी। इसका नाम किस नदी के नाम पर पड़ा? नाइजर देश का नाम नाइजर नदी के नाम पर पड़ा, नदी के नाम पर पड़ा। और क्या देखेंगे? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे यानी कि जिम्बाब्वे है वो बिल्कुल जाम्बेजी और लिम्पोपो, जाम्बेजी और लिम्पोपो नामक दो नदियों के बीच में, इसलिए इसका नाम क्या है? जिम्बाब्वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर जल्दी से सभी को कमेंट में बताना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जो बिल्कुल राज्य में मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट होते हैं, मनुष्यों के अधिकार होते हैं, मानवों के जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने वाला आयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल राज्य मानवाधिकार आयोग बोलते हैं। और उसके अध्यक्ष कौन आ जाएगा? इसका एकदम सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है कि उच्च न्यायाधीश। जो हाई कोर्ट होता है राज्य में, जो हाई कोर्ट होता है राज्य के लेवल पर हाई कोर्ट होता है, उसके सेवानिवृत्त यानी कि जो बिल्कुल रिटायर्ड हो चुके हैं वो मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। और देख लेते हैं और क्या करते हैं, देख लेते हैं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति आपके कौन करता है? बिल्कुल आपके ये करता है, आपके नियुक्ति कौन करेगा? आपके मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करेगा। और सर जी और क्या देखना है? बिल्कुल यहाँ पर गृह मंत्री और क्या विधानसभा के विपक्ष नेता इसके भी सदस्य होते हैं। राज्य मानवा की अधिकार के आयोग कौन हो जाएगा? बिल्कुल अध्यक्ष, गृह मंत्री हो जाएंगे, और आपके विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य अंतिम राजा था? बृहद्रथ, कुणाल, दशरथ या पुष्यमित्र? बिल्कुल यहाँ पर सभी को कमेंट में बताना है कि मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था, कुणाल था, दशरथ था या पुष्यमित्र शुंग था? पुष्यमित्र तो बिल्कुल आते ही शुंग आ रहा है, यानी शुंग वंश का शासक हो जाएगा। यहाँ पर सभी का एकदम करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? बृहद्रथ। ए एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, एक को लॉक कर देंगे। टेक्निकल टीम पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी खत्म हो गया है। यहाँ पर बिल्कुल ए को लॉक कर देंगे और देखेंगे, यानी कि 187 ईस्वी से अब के कितने तक? 185 ईस्वी तक, यानी कि ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं हो जाएगा, ईसा पूर्व तक इसने शासक किया था। और आपके देख लेंगे मौर्य वंश का
यानी शक्तिशाली राजवंश था, जिसका राजवंश में 137 वर्षों तक, यानी लगभग 137 वर्षों तक आपके भारत पर राज्य किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? एन्नोर, चेन्नई, कोलकाता, हल्दिया। यानी कि बंदरगाह तो बहुत सारे होते हैं सर जी। बंदरगाह सबसे बड़े बड़े बंदरगाह कहाँ होते हैं सर जी? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं, जैसे कांडला बंदरगाह हो जाएगा और वो बहुत सारे हो जाएंगे। यहाँ पर नदी के किनारे नदी बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? जो एक नदी के किनारे बना हुआ बंदरगाह है वो आपके कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है कोलकाता बंदरगाह जो है वो कहाँ पर बना हुआ है? नदी के किनारे बना हुआ है। और देख लेंगे भारत के कितने प्रमुख 15 बंदरगाह है? बिल्कुल, भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है। इसमें से 205 छोटे हैं, 205 छोटे बंदरगाह हैं। यानी कि ये बिल्कुल आपके पश्चिमी तट मुंबई, कांडला, कोचीन बंदरगाह, पूर्वी तट चेन्नई, तुतीकोरिन, पारादीप, कोलकाता, ये बिल्कुल यहाँ अलग अलग जगहों पर स्थित है। यानी मुंबई का बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि कोलकाता में कौन से हो जाएंगे? कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोलकाता कौन सा हो जाएगा? एक नदी बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? हिमाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में, राजस्थान में या बिहार में है? यानी मधुबनी चित्रकला, सर जी ये मधुबनी चित्रकला क्या होता है? ये चित्रकला का नाम है, ये बिल्कुल बिहार में स्थित एक जिला है। यहाँ पर किस नाम का जिला है? मधुबनी नाम का जिला है बिहार में। तो उसी जिले के नाम पर आपकी चित्रकला प्रसिद्ध हो गई है। इस चित्रकला में बिल्कुल क्या होता है? मिथिलांचल की संस्कृति को देखी जाती है। जो मिथिलांचल था उसकी संस्कृति को देखा जाता है। इस चित्रकला में सबसे ज्यादा कौन दृश्यों में क्या होता है कि देवताओं के साथ पुरुषों के सहयोग को दर्शाता है। यानी देवता जो होते हैं आपके, देवता होते हैं, भगवान होते हैं, भगवानों के साथ यदि पुरुषों का सहयोग हो रहा है तो बिल्कुल उसके साथ पुरुषों के सहयोग से ये चित्रकला दर्शाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? स्वर कहा जाता है, गुलाबी ग्रहण कहा जाता है, प्रारूप कहा जाता है, सभ्यत वक्र कहा जाएगा? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा कि मिश्रण। कई आवृत्तियां एक साथ मिश्रित होती है तो उसकी उत्पन्न ध्वनि होती है। यानी कि कई आवृत्तियां एक साथ उत्पन्न होती है तो उसमें क्या होता है? विद्युत तरंग, यांत्रिक तरंग, ऐसी सभी एक साथ होती है तो बिल्कुल उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर कहा जाता है। ए को लॉक कर देंगे। यानी कि 2-3 ध्वनियां मिलकर कुछ शब्द बना रही है, उनको क्या कहा जाएगा? स्वर कहा जाएगा। यहाँ पर हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। सर जी हम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ सकते। यदि आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करना है। नहीं तो चैनल के पेज पर जाना है, वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, फिर उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। वहां बिल्कुल सभी क्लासों का लिंक आपके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में आपके सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? यानी कि निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? यानी कि जो महासागर सबसे ज्यादा तटों पे टच हो रहा है। यानी कि ये कुछ द्वीप बना हुआ है, इसके चारों ओर पानी है। यानी कि कौन सा ऐसा महासागर होगा जिसकी ये तट है ना, समुद्र और धरती के बीच में जो स्थान बनता है, दोनों के बीच वाला स्थान क्या कहलाता है? तट कहलाता है। तो वो तटीय रेखा सबसे ज्यादा किसकी है? इसमें सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो रहा है अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है। डी को लॉक कर देंगे। और क्या देखना है सर जी इसमें? ये किसके लिए उपयोगी है? बिल्कुल व्यापार और वाणिज्य, व्यापारियों के लिए बिल्कुल बहुत ही ज्यादा उपयोगी और व्यस्त तट रेखा है। और क्या देखेंगे? इसमें सबसे बड़े समुद्री मार्ग औद्योगिक रूप से जुड़े जाते हैं। और क्या देख लेंगे सर जी? ये अंटार्कटिक है जो पृथ्वी के कहाँ स्थित है? पृथ्वी के दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है। दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16, 10, 63 या 50? यहाँ पर सभी कमेंट में बताएंगे कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत के यानी कि शहरों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती थी।
यहाँ पर सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। जो भी जनसंख्या से क्वेश्चन आने वाला है वो आपके 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार ही आएगा, क्योंकि अभी तक जनसंख्या गणना प्रॉपर रूप से हुई नहीं है, यानी कि अंदाजा ही लगाया जा रहा है। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। सभी ए को लॉक करें। सर 31%, बिल्कुल 31% आपके कहाँ की है? 31.16% आपके शहर से है, शहरी जनसंख्या है। और क्या देखेंगे सर जी? यहाँ पर लिंगानुपात देखना है। लिंगानुपात आपके और देख लेंगे 2011 के अनुसार। लिंगानुपात, बिल्कुल लिंगानुपात कितना हो जाएगा? पुरुष कितने हो जाएंगे आपके, यानी कि लिंगानुपात कितना होता है? 900 आपके 43। यानी लिंगानुपात क्या होता है सर जी? 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? 943 स्त्रियां हैं। और जनसंख्या घनत्व, यानी घनत्व कितना हो जाएगा? यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में, 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में बिल्कुल कितने पुरुष हैं? यानी कि 300 आपके 82 व्यक्ति रहते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर का ये एरिया है, इसके अंदर कितने लोग रहेंगे? बिल्कुल आपके 382, यानी कि औसत रहते हैं। बाकी तो शहरों में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, हजारों, 10,000, 15,000 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण मंत्रालय। ये बिल्कुल ये किसकी संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आपके 323 ए के अंतर्गत आपके केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय आता है। और क्या देखेंगे सर जी? ये बिल्कुल इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपके 1985 में हुआ था। और देखेंगे सर जी ये किस में आता है? बिल्कुल सभी एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ है? भागर, खादर, तराई, ओबर। सभी जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है, यानी कि बांगर से भरा हुआ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सबका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, तराई क्षेत्र हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। और यहाँ पर देखने लायक क्या हो जाएगी? भामर और बांगर मिट्टी एक प्रकार, यानी भामर और बांगर जो है बिल्कुल एक मिट्टी का प्रकार है। ये भागर और बांगर क्या है? मिट्टी है। क्या है? मिट्टी का एक प्रकार है जो बिल्कुल तराई क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृक्षासन योग्य स्थिति दिखाता है? मेंढक की, पेड़ की, सिंह की, कबूतर। यानी नाम से ही पता चल रहा है वृक्षासन है तो बिल्कुल ये वृक्ष के समान ही दिखाएगा ना। यानी वृक्ष क्या होता है सर जी? पेड़ होता है। या बी को लॉक कर देंगे। और क्या देखना है? बिल्कुल पेड़ के आसन की मुद्रा को दिखाता है। बिल्कुल ये इसको योग का ध्यान, यानी कि एक बिल्कुल पेड़ पर यानी ताड़ासन होता है, ताड़ासन भी होता है, उसको पैरों पर खड़े रह के करते हैं, उसी प्रकार वृक्षासन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोलू कुनिथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। यानी कि डोलू कुनिथा में है जो किसकी एक परंपरागत या लोकप्रिय कला है। यानी कि नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इसका आंसर सबका आ रहा है। बिल्कुल सर जी क्या आ रहा है? कर्नाटक की हो जाएगी, यानी कि कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा हो जाएगी डोली कुनिथा में। बिल्कुल यहाँ पर सभी का आ रहा है। इसमें क्या होता है सर जी? 12 से 16 लोग एक साथ गाना गाते हैं, जो बिल्कुल ईश्वर को, वीरेश्वर देवता, यानी कि इनके भगवान होते हैं वीरेश्वर देवता जो होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए गाना गाया जाता है। यानी इससे यक्षगान और क्या बोला जाता है? वीरगासे, नागमंडला, ये भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर कर्नाटक में प्रसिद्ध चीजें हो जाएगी। यानी कि क्या हो जाएगा? यक्षगान, नागमंडले, ये सब क्या है? या इसके अलावा डोलू कुनिथामे के अलावा ये दो तीन चीजें और याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में वर्ष में स्थापित 1991 में, 1995 में, 1956, 1993, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है कब स्थापित हुआ था उसका वर्ष बताना है कि इस वर्ष में ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ था। यह आपके हुआ था। इसका गठन, ये बिल्कुल वैधानिक निकाय है, स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। इसका गठन कब हुआ था? 28 सितंबर को हुआ था। 28 सितंबर कब हुआ था? 1993, 28 सितंबर 1993 को इसका गठन हुआ था। और 12 अक्टूबर आपके 1993 इसको उस दिन आपके क्या हो गया था? लागू हो गया था। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? डी को लॉक कर देंगे। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पीसी महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे माना जाता है? यानी भारतीय नियोजन का वास्तुकार। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? इसको क्या किसको माना जाता है? पीसी महालनोबिस को माना जाता है। इन्होंने क्या किया था सर जी? इन्होंने क्या किया था कि ये बिल्कुल वैज्ञानिक थे। क्या थे ये? वैज्ञानिक थे। और क्या थे? सांख्यिकीकार। सांख्यिकी क्या होता है? गणित का एक भाग है, यानी कि उसके बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने क्या किया था? दूसरी 5 वर्षीय योजना के तहत मसौदा तैयार करने हेतु जाना जाता है। यानी कि इन्होंने दूसरी 5 वर्षीय योजना तैयार की, तो उसका पूरा पूरा वास्तु किया। इन्होंने क्या किया? पूरा का पूरा उसको लिखा कि किस प्रकार कैसा विकास होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, उसका चरण क्या होना चाहिए, लोगों को क्या फायदा मिलेगा, उस सभी चीजों का क्या इन्होंने वास्तु किया था। इसलिए क्या कहा जाता है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कहा जाता है। यानी कि 5 वर्षीय योजना थी, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया और लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से उनके विकास के बारे में प्रस्तुत किया। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। सभी का सील को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत कम विक्रेता, अधिक विक्रेता किस बाजार के लक्षण हैं? अल्प अधिकार बाजार, ग्राहक एकाधिकार, एकाधिकार, विज्ञापन। यानी कि बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता, ये यहाँ पर किस बाजार के लक्षण हो जाएंगे? बहुत कम विक्रेता और अधिक विक्रेता क्या हो जाएंगे? प्रमुख बाजार की विशेषता है। इस बाजार में कम विक्रेता आपस में गुट के माध्यम से मूल्य विक्रेता के आपस में गुट का निर्धारण करते हैं। यानी क्या करते हैं कि ये मूल्य का निर्धारण करते हैं। यानी कि यहाँ पर सभी गुट बना लेते हैं। जैसे कि आप मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या कहते हैं? हर दुकान पे पूछेंगे तो लगभग आपको सेम भाव मिलेगा। क्या मिलेगा? एक जैसा भाव मिलेगा। यानी कि कहीं प्याज 10 रुपए किलो मिल रहे हैं तो दूसरी दुकान पर भी 10 ही मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? 11 हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 10 में मिल रहे हैं, यहाँ पर 15 में मिल रहे हैं और आगे जा रहे तो फिर 5 में मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सभी आपके कम से फिक्स रेट होती है। यानी 10 मिलेंगे तो सब जगह 10 मिलेंगे। यानी आप सब्जी लेके आए, 20 रुपए किलो सब्जी मिली तो सब जगह क्या मिल रही है? 20 रुपए किलो ही मिल रही है। जिससे क्या है कि ग्राहक कहीं भी एक जगह पे नहीं जा सकता और सभी का सामान बिकेगा। यानी कि बहुत कम विक्रेता और अधिक क्रेता के ये नियम होता है कि ये सभी मिलकर गुट बनाते हैं और सामान का भाव निश्चित क्या कर देते हैं? एकदम सही, यानी कि फिक्स कर देते हैं, जिससे कि किसी को भी ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है सर जी अल्पाधिकार बाजार। यानी ए को लॉक कर देंगे, ए को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि बाजार, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। यानी भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? यानी कि भारत सरकार किसके द्वारा अपने खाने का सामान खरीदती है? जो लोगों को गेहूं वगैरह दिए जाते हैं ना, फ्री राशन दिया जाता है, या फिर और भी एक्सपोर्ट करने के लिए, विदेशों में भेजने के लिए, या खुद के उपयोग के लिए भारत सरकार का खाद्यान्न जो सामग्री होती है, दालें हैं, फिर आपके क्या हो जाएगा? दाल, गेहूं, ये सब चीज़ें आपको फ्री में देती है सरकार। तो वो सरकार किसके द्वारा वो वापस चीज़ें खुद खरीदती है? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि रोज हर महीने अपन मुफ्त में राशन लेने जाते हैं, तो इसका पता तो होना ही चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है भारतीय खाद्य निगम जो है उसके द्वारा सरकार अपने खाद्यान्न को खरीदती है और लोगों तक पहुँचाती है। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। और इसके बारे में क्या कर देंगे, और इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि यहाँ पर कार्यात्मक बफर स्टॉक जो होता है, बिल्कुल उसका एकदम फिक्स मानक माप होता है कि इस क्वालिटी का माल चाहिए, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का माल आपको सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी 2010 में, 1995 में, 2000 में, 2005 में, जो यानी कि आपकी मनरेगा। इसको क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना। इसमें क्या मिलता है सर जी? 100 दिन का रोजगार मिलता है। 100 दिन का रोजगार की क्या मिलती है? गारंटी मिलती है। बिल्कुल आपको 100 दिन तक रोजगार दिया जाता है और आपके परिवार के
किसी न किसी एक सदस्य को तो दिया ही जाएगा। परिवार में बिल्कुल एक सदस्य को तो 100 दिन का रोजगार 100% दिया जाएगा। इसके अलावा और ज़्यादा को भी दिया जा सकता है, जैसे कि इसके लोगों पर निर्भर है कि यदि ज़्यादा हो रहे हैं लोग तो सभी परिवार में एक एक जने को देंगे, यदि कम लोग पढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा को भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल आपके कब लागू हुआ था? बिल्कुल 2005 में। डी को लॉक कर देंगे, यानी कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई थी? आपके 2005 में लागू हुई थी। इसमें क्या दिया जाता है? वयस्क सदस्य, यानी वयस्क सदस्य को कितना दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष से आक्रमण किया था? ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व, ईस्वी 556 ईस्वी, 326 ईस्वी, या आपके 556 ईसा पूर्व हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले 326 ईस्वी पूर्व, ईस्वी भी दे रखा है और आपके ईसा पूर्व भी दे रखा है, 556 ईस्वी भी दे रखा है और आपके 556 ईसा पूर्व भी दे रखा है। यहाँ पर एकदम सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं, सभी का एकदम ए को लॉक कर देंगे, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लगभग 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और इसमें सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। और ये कब, कितने महीने? 19 महीने तक भारत में रहा था। कितने महीने तक? 19 महीने तक भारत में रहा था। फिर ये कब गया था वापस? 325 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व भारत से ये गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस बिल ने बिना सरकार के सामूहिक कोष से पैसे निकाल सकती है? साधारण विधेयक, विनियोग विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है कि किस बिल के तहत बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसे निकाल सकती है, यानी कि कौन सा ऐसा बिल है जिसको लागू नहीं करेंगे उसके अलावा भी आप भारत सरकार आपके कोष से पैसे निकाल सकती है। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? विनियोग विधेयक। बी को लॉक कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? सरकार द्वारा संचित निधि, सरकार जो संचित निधि करती है उसको बिना किसी बिल के ये आपके आराम से निकाल सकती है विनियोग विधेयक के द्वारा, यानी कि ये बोलती है कि हमें पैसे चाहिए और कोई भी विधेयक पारित नहीं करती है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपके आ चुके हैं रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पर सभी को एकदम अच्छे से तैयार हो जाए और कॉपी पेन लेके बैठना है। कॉपी पेन लेके बैठोगे तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चन और जल्दी से आपके हो जाएगा। दिए गए आंकड़े से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना है। सर जी समकोण त्रिभुज क्या होता है? यानी कि समकोण त्रिभुज ये होता है जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से जितने भी कोण बनते हैं वो समकोण कोण बनते हैं, जिनका एक कोण क्या होता है? 100% होगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर गिन लेंगे सर जी। यहाँ पर एक तो ये बन रहा है, एक हो जाएगा, फिर दो हो जाएंगे, फिर ये तीसरा बन रहा है, फिर आपके ये चौथा बन रहा है, फिर आपके ये पांचवा बन रहा है। और सर जी और कहाँ बन रहे हैं? 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 बन गए सर जी। इसके अलावा सर जी और कहीं दिख रहे हैं क्या आपको? सर जी मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आरपीएफ 2024 में। डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। पी एम फिर ई, यानी कि पी के बाद क्या दे रखा है? एम दे रखा है। पी के यानी एम एन ओ पी। यहाँ पर पी देखें, पी में से अगर 3 संख्या पीछे चलेंगे, एम एन ओ पी, यानी कि कितनी संख्या चलेंगे? 4, एन ओ पी। यहाँ पर कितनी संख्या पीछे जाना है? -3 चलेंगे तो आपके कितना आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो इसी प्रकार यदि ई से अपन 3 संख्या पीछे जाना है, कितनी संख्या पीछे जाना है? ई से 3 संख्या पीछे जाना है, क्या हो जाएगा? बी सी डी ई, यानी कि सी डी ई, यानी कि कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी 3 संख्या पीछे जाएंगे, -3 जाएंगे तो आपके कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा, यानी कि डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे, कुछ नहीं करना है। यानी अंग्रेजी शब्दों के आपको यानी क्रम वाइज याद होंगे तो बिल्कुल आपके आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो पूर्ण वर्ग बनाता है यदि 5 में से 3 चित्र चुनते हैं। यानी कि क्या बनाता है? एक पूर्ण वर्ग बनाता है। क्या बनना है? पूर्ण वर्ग बनना है, ना कि आपके बिल्कुल
ऐसे। यानी कि पूर्ण वर्ग क्या होता है सर जी? वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। यानी कि 3 ऐसी आकृतियाँ चुननी है, 3 आकृतियाँ चुननी है जिससे ऐसी आकृति बन जाए। यहाँ पर चुनने की प्रयास करेंगे सर जी। सबसे पहले यदि इसको लेते हैं, यानी यहाँ पर ऐसा बना देते हैं, यदि इसको ऐसे बना लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये बन गया। अब क्या करेंगे सर जी? ये इसको लेंगे, पर ये तो फिट ही नहीं होगा। यहाँ पर कैसे फिट होगा? यहाँ पर फिर इसको लेंगे, ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसे ऐसे तो पहले से बना हुआ है, ऐसे, फिर यहाँ से इसको ऐसे, फिर ये हो जाएगा, ये हो गया। अब किसको लेंगे सर जी? इसको लेंगे, पर ये तो फिट नहीं आएगा, फिर इसको लेंगे। तो यानी कि ये ऐसा है, ये ऐसे पहले से ही बना हुआ है, फिर इसको यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाना है, बस ये हो जाएगा। ये बिल्कुल कैसा बन गया है? एक वर्ग बन गया है। क्या बन गया है? वर्ग बन गया है। यहाँ पर पूर्ण वर्ग ही बनाना था, तो किसको लिया? इसको लिया, फर्स्ट वाले को लिया, थर्ड वाले को लिया और पांचवें वालों को ले लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, तीसरा और पांचवा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले, घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लड़की का परिचय देते हुए महेश ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की एकलौती बेटी है। महेश लड़की से कैसे संबंधित है? यानी महेश ने क्या कहा? वह मेरे भाई के पिता की एकलौती बेटी है, यानी कि ये महेश है। सबसे पहले क्या लिख दिया? महेश लिख दिया। अब क्या करेंगे? महेश का भाई, भाई हो गया, महेश का भाई ये बन गया। अब उसके पिता, यानी कि उसके पिता कौन हो जाएंगे? यहाँ पिता हो जाएंगे। ये क्या हो गया? भाई हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों भाई है, तो ये पिता, ये किसके? महेश के भी पिता हो जाएंगे। ये व्यक्ति कौन हो जाएंगे? महेश के भी पिता हो जाएंगे। और उनकी इकलौती बहन, यानी इकलौती बेटी है, यानी कि पिता की पुत्री हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? महेश की भी बहन हो जाएगी, ये इसकी भी बहन हो जाएगी। यानी कि पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि इकलौती बेटी होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगी? महेश की पुत्री क्या हो जाएगी? वो बहन हो जाएगी। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, यानी कि बहन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रृंखला में निम्नलिखित संख्या को पहचाने। 92, 85, 114, 107, 136, फिर आगे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। 129 आएगा, 165 आएगा, 153 आएगा, 143 आएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है? 92 के बाद फिर कम दे रखा है, फिर क्या दे रखा है? ज्यादा दे रखा है, फिर कम, फिर ज्यादा। यहाँ पर सभी समझने वाली बात क्या हो जाएगी? यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और बिल्कुल समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर लिख देंगे 92, 85, 114, 107, 136। यहाँ इनको पूरा का पूरा लिख देंगे। फिर क्या करेंगे सर जी? यहाँ पर अंतर देखेंगे। एक 92 और 114 क्या, क्योंकि ये कम हो रहा है, इसको छोड़ देंगे पहले। एकदम यहाँ से यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इसको देख लेंगे पहले। यहाँ पर कितने जोड़े? 92 में कितने जोड़े? तो 114 आ गए। 92 से 2, यहाँ पर 2 घटाए, फिर 2, नहीं 22 जोड़े, प्लस 22 किए तो 114 आ गए। फिर यहाँ पर देखेंगे कि 114 से फिर 136, 114 से 136 गए तो कितने किए? प्लस कितने किए? यहाँ पर भी सर जी प्लस 22 किए हैं। अब यहाँ देखेंगे 85 से 107, 85 में कितने जोड़े? प्लस 22 किए तो आपके 107 आ गए। फिर यहाँ पर देखेंगे और क्या देखेंगे? फिर अब क्या देखेंगे कि यहाँ पर अब प्लस 22 करेंगे तो आगे वाली संख्या आ जाएगी। यानी 107 में 7 में कितने जोड़ने हैं? 22 जोड़ने हैं, तो कितने आ जाएंगे? 7 और 2 9 होते हैं, 2 129, यानी कि 129 आ जाएगा। 107 में 22 जोड़ेंगे तो 129 आ जाएगा। सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? ए को लॉक कर देंगे, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विशेष कोड भाषा में WRFP को 23, 18, 116 के रूप में लिखा जाता है, तो टेक्स्ट शब्द उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले देखने वाली बात है कि WRAP को क्या लिखा जा रहा है? 23, 18, 11 और 6 ये लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर यानी कि इसको क्या लिखा जाएगा? टेक्स्ट को क्या लिखा जाएगा? TEXT को क्या लिखा जाएगा? W का सर जी संख्या कितनी होती है, यानी कि इसका क्रमांक कितना होता है? यदि अपन गिनेंगे तो अपन ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W तक जाएंगे, तब तक उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 23वें नंबर पर W आता है, तो यहाँ पर 23 लिख दिया है। W का क्या लिख दिया है? 23 लिख दिया है। R कितने नंबर पर आता है? R 18 नंबर पर आता है। फिर A कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पे आता है। P कितने नंबर पे आता है? आपके 16 नंबर पे आता है। तो यानी P इनके क्या लिख दे हैं? यानी कि इनकी संख्या लिख दी है कि ये कितने नंबर पे आते हैं, डायरेक्ट लिख दिया है। तो T कितने नंबर पर आता है सर जी? गिनेंगे
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, यानी कि 12 और 6 कितने 18 19 20 नंबर पर क्या आएगा आपके, बिल्कुल P आएगा। P कितने नंबर पर आएगा आपके, 20 नंबर पर आएगा। और आपके क्या देखेंगे सर जी, और आपके यहाँ पर 20 देखते ही मेरी तरह दिमाग लगाने वाले 20 देखते ही पहले डी को लॉक कर देंगे, क्योंकि सर जी 20 और किसी में आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा है, पहले इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, तो सर जी सबसे पहले दिमाग लगाने वाले तो यहाँ पर डी को लॉक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल पूरा करके देखना चाहते हैं उनके लिए भी कर देंगे। ई कितने नंबर पर आता है, ई आता है आपके कितने नंबर पर, ABCDE, ई कितने नंबर पर, 5 नंबर पर आता है। और देखेंगे आपके 24 कितने नंबर पर आता है, 24, यानी कि 24 देखेंगे, 24वें नंबर पर एक्स आता है, क्योंकि YZ 2 संख्या आ रही है, उसके बाद 25 और 26, फिर उल्टा देखेंगे 24 नंबर पर एक्स आ रहा है, 24 हो जाएगा। फिर आपके टी कितने नंबर पर, वापस 20 आ रहा है, तो 20 नंबर पर टी हो जाएगा। यानी कि सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, तर्क को चुनना है। 21,362 के आगे क्या लिख रखा है, 77 लिख रखा है। यहाँ पर 41,238 के आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर तर्क देखना है कि इसको देखते हुए इसको पूरा करना है, इसको देख के इसको पूरा करना है। यहाँ पर क्या करना है सर जी, यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये ऐसा करेंगे, यदि कि 2 + 1 + 3 + 6 + 6 प्लस कितना हो जाएगा, 2 को जोड़ेंगे पर कितने आ रहे हैं, +7 + 7 कर देंगे। यानी कि 2 और 1 3 और 3 6 और 6 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए। और यहाँ पर भी 7 और 7 को जोड़ने पर कितने आ रहे हैं, 14। दिमाग लगाना है कि संबंध कैसे बैठ रहा है, इन दोनों में आपस में संबंध कैसे बैठ रहा है वो बताना है। अब इसको क्या करेंगे सर जी, इसको भी जोड़ देंगे, 4 1 + 1 + 2 + 3 + 8, ये कितने आ रहे हैं सर जी, 4 और 1 5 5 6 7 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 10 और कितने 8 कितने हो जाएंगे, बिल्कुल 18। यानी कि कितने किसको जोड़ने पर 18 हो जाएगा, तो बिल्कुल 9 + 9 यानी 99 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 + 9 को कितना लिख देंगे, आपका 18 लिख देंगे। तो यहाँ पर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी दिए गए चित्र की छवि पद्धति को पूरा करने के लिए एक सही विकल्प का चयन करें। यानी कि इसको पूरा करना है, चित्र को क्या करना है, पूरा करना है। यहाँ पर कौन सा डब्बा आएगा वो बताना है आपको। यहाँ पर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक, तो यहाँ पर एक चौकोर सा बन रहा है, यानी ये दोनों, ये वाली लाइन भी यहाँ तक पूरी जा रही है, तो ये वाली लाइन भी पूरी जा रही है। और यहाँ पर कोने में है, यहाँ पर इस कोने में, ये इस कोने में, ये इस कोने में, तो चौथा वाला कहाँ बनना चाहिए, इस कोने में बनना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर ही बनेगा। फिर आपके लाइन यहाँ से यहाँ पर पूरी आएगी और यहाँ पर ये ऐसी पूरी आएगी। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये है, नहीं है सर जी, ये है, ये है, पर यहाँ पर लाइन पूरी नहीं अड़ रही है, ये भी नहीं हो जाएगा। ये है, बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन बना रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यानी कि कितनी सीधी रेखाएं हैं वो आपको बताना है, 8 है, 4 है, 12 है या 14 है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है कि यहाँ पर सीधी रेखाएं कितनी होगी सर जी, ये बिल्कुल जोड़ गिन के आपको बतानी है। जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट बिल्कुल लाइक करूँगा और कल उसका क्लास में नाम ले लूँगा। जिसका उत्तर सबसे पहले आएगा उसका कल क्लास में नाम लिया जाएगा और ये आपके क्या है, होमवर्क है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप भी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी आरपीएफ 2024 को तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। और इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ताकि हमारी टेक्निकल टीम की टेक्निकल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेगी और आपको सभी क्लासों की लिंक जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी और सबसे पहले आपको ही मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।